मेरे सुपरवाइजर हैं ताहिर सर और मेंटर हैं सलमान भाई। सर्फ एक्सेल पाउडर की सफलता में मीडिया की भूमिका, ये मेरा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। सर्फ एक्सेल की सफलता में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। इसकी मार्केटिंग रणनीति और विज्ञापन अभियानों ने इसे सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं बल्कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ा ब्रांड बना दिया। इमोशनल ब्रांडिंग और दाग अच्छे हैं कैंपेन। सर्फ एक्सेल के विज्ञापन केवल सफाई पर केंद्रित नहीं होते बल्कि वे बच्चे, परिवार और सामाजिक मूल्यों से जुड़ते हैं। दाग अच्छे हैं कैंपेन के जरिए यह संदेश दिया गया है कि दाग लगना सीखने और अनुभव का हिस्सा है। यह कैंपेन उपभोक्ताओं के दिलों को छूने में सफल रहा, जिससे ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ी। टेलीविजन और डिजिटल विज्ञापन। टीवी विज्ञापन। सर्फ एक्सेल ने प्रमुख टीवी शो, क्रिकेट मैचों और त्योहारों के दौरान विज्ञापन प्रसारित किए, जिससे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच बनी। डिजिटल मार्केटिंग। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए युवा और शहरी ग्राहकों को जोड़ा गया। त्योहारों और सामाजिक अभियानों से जुड़ाव। सर्फ एक्सेल के होली, रमजान और दिवाली स्पेशल विज्ञापन बड़े स्तर पर चर्चा में रहे। एग्जाम्पल के लिए होली एड, रंग लाए संग, एक लड़की अपने दोस्त को रंग से बचाने के लिए खुद भीग जाती है। और रमजान की एक नेकी एक इबादत, एक बच्चा बुजुर्ग की मदद करने के लिए अपना रोजा तोड़ता है। ये विज्ञापन केवल डिटर्जेंट की बात नहीं करते बल्कि सामाजिक संदेश भी देते हैं, जिससे ब्रांड से भावनात्मक इमोशनल जुड़ाव बढ़ता है। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सर्फ एक्सेल ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फैमिली, लाइफस्टाइल और मदरहुड ब्लॉगर्स के जरिए प्रचार किया। उपभोक्ताओं के अनुभव और दाग अच्छे हैं थीम पर बनाए गए यूजर जनरेटेड कंटेंट को बढ़ावा दिया। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामाजिक पहल। सर्फ एक्सेल ने पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण और शिक्षा से जुड़े अभियानों में भाग लिया। इन अभियानों ने ब्रांड को एक जिम्मेदार और सकारात्मक पॉजिटिव छवि बनाने में मदद की। अब बात करते हैं सर्फ एक्सेल भारत में जब ये आया था तब कैसा था, अभी ये मतलब इसकी मार्केटिंग कैसी है। सर्फ एक्सेल की भारत में एंट्री तब उस टाइम की 1959 ईस्वी में भारत में आया था। कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पहला ब्रांड सर्फ नाम से बाजार में आया, जो भारत का पहला डिटर्जेंट पाउडर बना। पहले इसका नाम सर्फ था, अब ये सर्फ एक्सेल है। मुख्य फोकस। इसका जो मेन फोकस रहता है कपड़ों की बेहतर सफाई और साबुन के मुकाबले अधिक प्रभावी डिटर्जेंट प्रदान करना। मीडिया रणनीति। शुरुआती विज्ञापन सफाई की शक्ति पर केंद्रित थे और इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए रेडियो और प्रिंट मीडिया का उपयोग किया गया था। पहले इस तरीके से प्रिंट मीडिया के जरिए इन्होंने अपना प्रचार किया। सर्फ एक्सेल का रिब्रांडिंग और विकास। 1990 के दशक में सर्फ एक्सेल को रिब्रांड करके सर्फ एक्सेल नाम दिया गया। सर्फ से सर्फ एक्सेल। नई टेक्नोलॉजी। दाग हटाने के लिए एडवांस फार्मूला और एंजाइम टेक्नोलॉजी जोड़ी गई और इसमें जो इसके कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में थे निरमा और टाइड जैसे सस्ते ब्रांड के कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी मार्केटिंग रणनीति को बदला। वर्तमान में सर्फ एक्सेल की स्थिति जो है इसकी मजबूत ब्रांड इमेज। दाग अच्छे हैं कैंपेन ने ब्रांड को भावनात्मक यानी इमोशनल और सामाजिक रूप से जोड़ा। इसके मतलब प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल इजी वॉश, सर्फ एक्सेल क्विक वॉश, सर्फ एक्सेल मैजिक, सर्फ एक्सेल लिक्विड डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल बार। डिजिटल और सोशल मीडिया फोकस विज्ञापन अब टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। त्योहारों और सामाजिक अभियानों में भागीदारी। विशेष होली और रमजान एड से जुड़ाव बढ़ा। सर कंक्लूजन कराता हूँ मैं। सर्फ एक्सेल ने 1959 में एक साधारण डिटर्जेंट पाउडर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन आज ये एक भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाला ब्रांड बन चुका है। मार्केटिंग, इनोवेशन, डिजिटल रणनीति और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स के कारण सर्फ एक्सेल आज भारत में सबसे सफल डिटर्जेंट ब्रांडों में से एक है। मतलब ओवरऑल ये कहना है कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो मतलब बहुत यूनिक होता है और इसमें मीडिया का जो योगदान होता है वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, जिससे अभी ये बहुत पॉपुलर है सर्फ एक्सेल। सुपरवाइज़र एहतशाम अहमद ख़ान है और मेरे मेंटर नौशाद भाई हैं इस स्कॉलर। मैंने ये फिस्कल डेफिसिट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बजट जो अभी हाल ही में 2025-26 के लिए आया है और सब जानते हैं बजट तो लोगों के लिए फेमिलियर है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो ये है ये बजट का ही एक बाई प्रोडक्ट है, तो ये बजट से ही निकल कर आता है। तो एक्चुअली मैं बजट को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो आप फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। बजट जो होता है बेसिकली वो एक फिस्कल ईयर के लिए होता है, जैसे कि इस बार 2025-26 के लिए
गवर्नमेंट ने लाई, यानी ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है और वो 1 फरवरी को आता है। तो बजट में बेसिकली गवर्नमेंट जो ये फैसला लेती है कि वो साल भर में उनकी जो रेवेन्यू है वो कितनी है और वो एक्सपेंसेस कितना करने वाली है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसके लिए गवर्नमेंट जो बोरोइंग लेती है वो उसी बोरोइंग को हम फिस्कल डिफिसिट के नाम से जानते हैं। फिस्कल डिफिसिट का कारण बहुत हो सकता है, ये कह सकते हैं कि फिस्कल डिफिसिट पे ही ज़्यादातर कंट्रीज़ में बजट बनते हैं। फिस्कल सरप्लस किसी भी कंट्री में अब तक नहीं देखा गया कि फिस्कल सरप्लस पे बजट बना हो, लेकिन फिस्कल डिफिसिट एक नॉर्मल है। लेकिन हाँ, कई बार ये जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा काम करें। मेरा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए इकोनॉमिक अच्छी होगी तो वो अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन फिर भी मैं अपने बेस्ट मतलब अपने लेवल पे ट्राई टू बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। फिस्कल डिफिसिट जैसे कि मैं बताई कि वो बजट के डिफरेंस का ये होता है। तो अभी जो मैं बताना चाहती हूँ ये कि इस बार जो फिस्कल डिफिसिट है वो बेसिकली फिस्कल डिफिसिट को जीडीपी के यानी कि देश की जीडीपी के परसेंटेज पे ये किया जाता है। एक यानी आदर्श कह सकते हैं या अच्छा बेहतर कह सकते हैं, वो जीडीपी के अगर 3-4% तक रहे तो ठीक है। और जैसे कि इंडिया का अभी इस बार जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.4 है, तो ये एक गुड फिस्कल डिफिसिट है। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रो होने से वो रोक सकती है और ये डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ, फिस्कल डिफिसिट का कारण बेसिकली क्या क्या होता है, क्यों ये फिस्कल डिफिसिट ये होता है और ये सरप्लस क्यों नहीं होता है। तो जो पहला का वजह है कि गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, जैसे कि सब्सिडी वेलफेयर वगैरह में गवर्नमेंट ज़्यादा अगर ये करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरिंग लेना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंसेस के लिए बजट बनाने पड़ते हैं और ये यानी गवर्नमेंट पे ज़्यादा बोरिंग का बोझ आता है। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है लो रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि अगर गवर्नमेंट को अगर टैक्स कम मिल रहा है तो ये भी एक फिस्कल डिफिसिट का बहुत बड़ा वजह हो सकता है। टैक्स कम मिलने की जो वजह है वो ये कि टैक्स इरेजन और एग्जम्पशन और इसके साथ ही मतलब टैक्स चोरी, अगर ज़्यादातर अगर टैक्स चोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर एग्जम्पशन दिया जा रहा है तो फिस्कल डिफिसिट के इफेक्ट्स है। राइज इन डेट सर्विसिंग, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने पिछले ईयर में अगर ज़्यादा अगर फिस्कल डिफिसिट किया है तो उसके जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो ज़्यादा है तो उसको अगर पेमेंट करने के लिए इस बार मतलब कि अब इस बार जो बना है तो वो पिछले वाले इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये रहने देते हैं मेन टॉपिक पे। सब्सिडीज एंड क्या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे कि अगर बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब्सिडीज में देने पड़ते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है जो फिस्कल डिफिसिट को प्रोड्यूस करती है। अनप्लान एक्सपेंडिचर, जैसे कि अभी पेंडेमिक के टाइम में जैसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब अचानक से कुछ भी ऐसा हो जाना देश में जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिस्कल डिफिसिट यहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है फिस्कल डिफिसिट की एक बहुत बड़ी वजह रहती है। जैसे कि इंडिया में है लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, सो पेमेंट टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को बहुत कम मिलती है और टैक्स कम होने की वजह से और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को उस पर वेलफेयर पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि फिस्कल डिफिसिट को प्रोड्यूस करती है। इसके निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो इसके बहुत कम ही होते हैं। सबसे पहले तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है, यानी महंगाई बढ़ा सकती है। महंगाई इसलिए बढ़ा सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करती है तो उस बोरोइंग को पे करने के लिए गवर्नमेंट या तो इंडियन मॉनेटरी फंड से लोन लेती है, या तो फिर वो अपने यानी कि लोन जो होते हैं वो गवर्नमेंट दो तरह से लेते हैं, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक अगर लोन लेती है गवर्नमेंट तो जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके पास पब्लिक सेक्टर को देने के लिए तो कम मतलब पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को ज़्यादा लोन दे चुकी होती है, तो वो रेट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो पब्लिक सेक्टर को नहीं दे पाती है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट अगर आरबीआई के हेल्प से अगर नए नोट को इशू करती है तो मार्केट में ज़्यादा नोट्स आते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। हायर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैं बता ही चुकी, टैक्स बर्डन, फिस्कल डिफिसिट अगर हो जाता है तो टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है कि गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उसको इंक्रीज करती है परसेंटेज, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीडीपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी जनरल पब्लिक के लिए जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो लोगों पर ये टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कट्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम,
गवर्नमेंट क्या करेगी कि फिस्कल डिफिसिट अगर उसका ज़्यादा हो रहा है तो वो जितने वेलफेयर के प्रोग्राम्स चला रही है उनको कट करने की कोशिश करेगी, वो अपने बर्डन को कम करने के लिए ये प्रोग्राम्स को कम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स क्रिएशन। हाँ, फिस्कल डिफिसिट पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट ले रही है तो वो गवर्नमेंट उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ में अगर लगाती है तो वो लॉन्ग टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ का रीज़न बनती है। इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज, ये उसी से फर्स्ट वाले से रिलेटेड है कि अगर जॉब से इंडस्ट्रीज लगेंगे तो जॉब क्रिएशन होंगे और लोगों के लिए फ़ायदा होगा। हाँ, ये स्टिमुलेटिंग डिमांड, ये इसका ही पार्ट है, क्योंकि अगर ये लोगों को जॉब मिलेंगे तो फिर लोगों के पास पैसे होंगे, वो मार्केट में ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, तो इससे और ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। कंक्लूजन यही है कि फिस्कल डिफिसिट को अगर गवर्नमेंट अगर जो एक लेवल है वहाँ पे नहीं रखती है और लॉन्ग टर्म उनका जो फिस्कल डिफिसिट है अगर वो टाइम टू टाइम अगर बढ़ते जाता है तो ये एक लॉन्ग टर्म में निगेटिव पर्सपेक्टिव देता है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देती है। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन में समझा, अगर बेहतर तरीके से जानना है और ये फिस्कल डिफिसिट बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब में ये लास्ट वाले रेफरेंस में ये सारी चीज़ें मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईदा सफ़ीना और मैं सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ और आज मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ इस टॉपिक पे। वह है कि फिल्म स्टार हु कंटेस्टेड द 2024 लोकसभा इलेक्शन। और इसी तरीके से हम देखेंगे इलेक्शंस में ये जानना, ये टॉपिक बहुत ही अहम है हम लोगों को इस बारे में अवेयर रहना कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में और कितने सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो अपनी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा मकबूलियत हासिल कर लिए हैं, उसके बावजूद इन्होंने कंटेस्ट किया लोकसभा इलेक्शंस में। और प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। फिल्मी सितारे अक्सर अपनी मकबूलियत को सियासत में कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूँकि मकबूलियत रहती है, क्योंकि इलेक्शंस में अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूरी होता है कि हमारा एक चेहरा हो कि हम अपना इलेक्शन कर सकें। और चूँकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स जो भी होते हैं, उन लोगों के पास क्या होता है कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं इस कदर भी होते हैं कि उनके जिताने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ती है। और ये इसी तरीके से हमेशा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जीतते भी हैं, कुछ लोग हारते भी हैं। किस नेक्स्ट स्लाइड। और ये उनके नाम है जितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इलेक्शन लोकसभा 2024 में कंटेस्ट किए। और ये सिर्फ 2024 में नहीं किए, इसके अलावा भी उन्होंने, जैसे कि हेमा मालिनी ने 2014-2019 में किया, रवीश कृष्णन जी ने बहुत सारा किया और इन लोगों का एक खाका बन चुका है। अगर आप गूगल करें, मैंने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं तो जिससे आपको मालूम होगा कि इनका एक खाका बन चुका है कि अगर आप गूगल करते हैं तो इनका सिर्फ एक्टर नहीं कहलाएगा, इनका एक बहुत लीडर का भी कहलाएगा अगर नाम देखा जाएगा। तो इन्होंने एक अपनी मकबूलियत सियासत में भी बना चुके हैं। इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँगी एक करके सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दी जाइए। रिजल्ट्स प्लीज। रिजल्ट। हाँ, फिल्म स्टार्स पॉलिटिक्स में आते हैं, ट्रेंड अपना सक्सेस फेल लेके आते हैं और नतीजा ये हुआ कि सारे के सारे आते हैं, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि उनकी मकबूलियत जितनी ज़्यादा है वो जीत ही जाए, उनका एक खाका होना चाहिए। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा मकबूलियत का खाका बना के ये कहे कि वो जीत सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये देखा आप, मैंने जितना भी स्लाइड्स बनाया उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कॉलेज में आए हैं वो उनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कामयाब रह चुके हैं। कुछ हैं जो कामयाब नहीं रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बावजूद यहाँ आए हैं तो यहाँ पे उनकी कामयाबी मिली। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स आए हैं जो बहुत ज़्यादा उनको मकबूलियत मिल चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री से, उसके बावजूद आए। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना भी चाहे इंसान, ज़रूरी नहीं कि मकबूलियत पे जब तक वो सोशल नहीं होगा, उससे समाज में कुछ ना कुछ उसकी वेलफेयर के लिए करना होगा, उसकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर उसकी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी तो सिर्फ यही नहीं रहता। और फेमस यही सब है। और ये मेरा रेफरेंसेस है, आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे में देख सकते हैं, एनडीटीवी में देख सकते हैं, विकिपीडिया में रिजल्ट। ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने डीपली जाके थोड़ा सा देखा कि ये सही भी है कि नहीं, जैसे कि बहुत जगह पे गूगल पे यूट्यूब पे दिखा रहा था कि ऐसा ऐसा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा खातून।
मैं BA सेकेंड ईयर की तालिबे इल्म हूँ। मेरे मेंटोर है मेरे सुपरवाइजर मिराज मुबारकी सर हैं और मेरे मेंटोर तहिया तपी हैं। मेरा टॉपिक है व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ एप्स कैनवा इन स्टूडेंट लाइफ। तो सबसे पहले मैं आपको कैनवा का मैं बताऊँ कैनवा होता क्या है। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑस्ट्रेलिया से इस्टेब्लिश किया है 2013 में। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन के बना सकते हैं, उसके पॉडकास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैनवा का एडवांटेज है, जैसे मैं कैनवा का एडवांटेज एनीवन कैन बी डिजाइनर यूजिंग, मतलब कैनवा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इजली से। कैनवा प्रोवाइड्स टेम्पलेट्स ऑफ द करेंट साइजिंग ऑफ द अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अदर सॉफ्टवेयर के कंपेयर में हम इसको इजीली फ्री में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडली। कैनवा को बहुत सिंपली से और यूज़ कर सकते हैं। कैनवा फ्री सॉफ्टवेयर है। पेड वर्जन के कंपेयर में कैनवा ऑफर ए प्रोफेशनल लुक एंड फिट टू योर डिजाइन विदाउट क्रिएटिंग ए डिजाइनर। नेक्स्ट स्लाइड। कैनवा डिसएडवांटेज, लिमिटेड एडवांटेज डिजाइन फीचर। कैनवा में लिमिटेड डिजाइन है, लिमिटेड फाइल एक्सपोर्ट, इसमें लिमिटेड फाइल एक्सपोर्ट होते हैं। ये पूरे ये फ्री है बट डिपेंड होता है इंटरनेट पे। विदाउट इंटरनेट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैनवा एंड फीचर्स इन लिमिटेशन एंड मोबाइल, ये लिमिटेशन होता है फ़ोन में। Canva may not meet professional requiring advanced functionality found in Adobe Illustrator and Photoshop। कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो कैनवा को नॉलेज है आपके पास, तो अब प्रोफेशनल डिज़ाइनर ग्राफिक्स नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंक्लूजन, Canva does have limitation. Professional designer may find lack of advanced features and customization option available in more sophisticated design software like Adobe Photoshop, Illustrator। अगर Canva का कंपेयर करेंगे Adobe Premiere से, तो Canva है फ्री में, लेकिन अगर इस कंपेयर में अगर इसकी कंपेयर में बात करेंगे फोटोशॉप को, तो हमें इसकी नॉलेज रखनी चाहिए, लेकिन इस पर सीमित नहीं रहनी चाहिए कि इसी पे हम कोई कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो हम इससे आगे भी देखना करेंगे। My mentor teacher's name Danish Khan and my presentation name cyber crime। What is cyber crime? Cyber crime is any illegal act communicated using computer and network। मतलब cyber crime के लिए ज़रूरी है लैपटॉप कंप्यूटर्स, इससे यूज़ किया जाता है किसी को हैकिंग करने के लिए। और साइबर हैकिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है डेटा, जो डेटा का यूज़ किया जाता है, जिससे हम उसकी पर्सनल लाइफ एंड कुछ भी हैक किया जा सकता है। तो उससे हम रॉन्डली भी कर सकते हैं, उससे पैसे भी मांग सकते हैं। Stop laughing. Categories of cybercrime. Cybercrime, aging person, cybercrime aging government। क्या है साइबर क्राइम में, वो बताइएगा। ओके, साइबर क्राइम में टाइप ऑफ साइबर क्राइम: हैकिंग, रेडिंग, थेफ्ट, फिजिकली, साइबर स्टैंडिंग, रेनॉल्ड। ये एक वेबसाइट का नेम है, इससे साइबर हैकिंग की जाती है। ऑनलाइन फॉन्ट, ये सारे जितने भी साइबर क्राइम के हैकिंग करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है।
cybercrime law in India, government by the IT Act 2000, hacking section 66, up to 3 years jail, fine, identity theft, C section 36 and 36, sorry, 66 and 60 According to section 66 D. it is a punishable offense. Punishable of offense, cyber transmission, section 66 F, cyber policeman, observation code next. Obscene content. Best prefect of online safety. Next. इंटर है एहतशाम सर और नौशाद। सॉरी मैं नहीं मिल पाई थी इनसे, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पिछले 2 साल से सुनने में थक गया, कुछ नया सोचो। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान है। मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो एआई फॉर्म मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स है। शब्द स्टार्ट करिए। एआई एक कंप्यूटर सिस्टम से काम करता है जो इंसानी सोच को You're nervous? It's okay. आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। छोड़ दीजिए इसको। फोन से देख के पढ़िए, अगर पढ़ना चाह रहे हैं फोन से देख के पढ़िए। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टेक्नोलॉजी और जो कंप्यूटर सिस्टम के इंसानी सोच की तरह काम करता है, जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग टास्क जैसे कैपेबिलिटी करता है। और एआई को सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था 1950 में, बनाया गया था इनको 1950 में शुरुआत हुई थी इसकी, और इसको जॉन मैककार्थी ने बनाया था, और इसका यूज़ फर्स्ट टाइम हुआ था डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में 1956 में। और एआई को जिन्होंने बनाया था उनको फादर ऑफ जॉन मैककार्थी कहा जाता है। एआई का मेन पर्पस ये है कि ये मशीनें बनाई जा सकती है, इंसान की तरह सोच सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं। एआई का यूज़ हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है। एआई हमारी ज़िंदगी और काम करने का तरीका बदल सकता है। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, इंडस्ट्रीज और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये आइडिया मशीन लर्निंग, एआई सिस्टम डाटा को कलेक्ट करके इसको परफॉर्म कर सकता है, इम्प्रूव इसको किसी भी डाटा को कलेक्ट करके और किसी भी इंसान को एआई के जरिए वो डीप फेक बना भी सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
AI ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और जनरेट करने की कैपेसिबिलिटी रखता है। कंप्यूटर विजन AI इमेज और वीडियो को विजुअल डाटा को समझाने और इंटरप्रेट करने की मदद करता है। रोबोटिक AI फिजिकल डिवाइस को कंट्रोल और इंटरेक्ट करने में यूज होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ मोर एग्जाम्पल के साथ। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स जैसे AI पावर्ड विजुअल असिस्टेंट वॉइस कमांड को समझाकर टास्क परफॉर्म कर सकता है। इमेज रिकॉग्निशन AI सिस्टम इमेज में ऑब्जेक्ट, लोगों को और पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे फेसबुक। कंक्लूजन का AI एक एवॉल्विंग फील्ड है जो इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी ज़िंदगी को और काम करने का तरीका बदल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान खान है। मैं साहिर सर और सलमान भाई के अंडर में हूँ। प्रोपोगंडा मेरा टॉपिक है। प्रोपोगंडा जैसे किसी भी फेक चीज़ या किसी चीज़ को हम फैलाना चाहें, जो भी न्यूज़ को हम प्रोपोगंडा कहते हैं उसको। व्हाट इज़ प्रोपोगंडा? प्रोपोगंडा रेफर टू बेसिस कि किसी जरिए से हम फैलाते हैं कि इन्फ्लुएंस करके या अपने बिहेवियर से आगे सामने वाले को भरोसा दिला के जो कि मैं कह रहा हूँ बात सच है, उसको प्रोपोगंडा कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा होता है, नेगेटिव, ब्लैक वाइट, ग्रे प्रोपेगेंडा। तो हम इसमें दो ही डालें, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कि हम अपने बातों को सही बात बता के उनको इन्फ्लुएंस करें कि ये बात सही है। नेगेटिव में आता है कि हम उनको गलत बात बता के गलत कहें कि ये बात सही है, उसको नेगेटिव कहते हैं। मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा ये मीडिया के जरिए आता है, हम देखते हैं टेलीविज़न या रेडियो या प्रिंट। इसका यूज़ हम पॉलिटिकल एड में या न्यूज़ पॉडकास्ट या पब्लिक सर्विस में यूज़ करते हैं। समझी? Propaganda is a powerful to use the influence public opinion through the various channel and type. Thank you. हो गया ना सबका? दो तीन मोटी चीज़ें जो मैं सुबह से बैठ के देख के ऑब्जर्व किया, उसके लिए बोला